हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू कवर चैप्टर नंबर 5 ऑफ सीए इंटर ऑडिटिंग, जिसका कि नाम है ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो हम आज के वीडियो में कवर करने वाले हैं असेट साइड के आइटम सारे। तो उसमें सबसे पहला जो हमारा आइटम रहेगा वो रहेगा ट्रेड रिसीवेबल यानी डेटर्स का। तो ट्रेड रिसीवेबल को चेक करने के लिए ऑडिटर क्या ऑडिट प्रोसीजर आगे अपनाएगा। तो इसमें फॉलोइंग असर्शंस हैं ट्रेड रिसीवेबल के लिए: एग्जिस्टेंस है, कंप्लीटनेस है, वैल्यूएशन है और डिस्क्लोजर है। अब असर्शन क्या होते हैं इस रिस्पेक्ट में हमने एक वीडियो बना रखा है, आप उसको रेफर कर सकते हैं। तो ट्रेड रिसीवेबल की एग्जिस्टेंस के असर्शन को चेक करने के लिए सबसे पहले ऑडिटर देखिएगा कि रिकॉर्डिंग के रिस्पेक्ट में, यानी जितनी भी सेल्स रिकॉर्ड हो रही है और जिसका जो प्रोसेसिंग हो रही है ट्रेड रिसीवेबल की, तो वो प्रॉपरली रिकॉर्डिंग किस अकॉर्डिंग हो रही है और कंट्रोल्स क्या लगाए हुए हैं एंटिटी ने विथ रिस्पेक्ट टू रिकॉर्डिंग ऑफ द सेल्स। तो वो कंट्रोल्स ऑडिटर एक बार चेक कर लेगा। अब कंट्रोल्स इस तरीके से होने चाहिए स्टूडेंट्स की कोई भी जो सेल्स का ट्रांजैक्शन है वो 2 टाइम नहीं रिकॉर्ड होना चाहिए, केवल एक बार ही रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। और ऑटोमेटिकली जितना भी उस सेल्स के रिस्पेक्ट में रिसीवेबल का बैलेंस आया है वो उसके अंदर एडजस्ट हो जाए। नेक्स्ट है एजिंग रिपोर्ट किस तरीके से बन रही है ट्रेड रिसीवेबल की। थर्ड पॉइंट है रियलाइजेशन के रिस्पेक्ट में, ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर केस सिनेरियो में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब रियलाइजेशन यानी जितनी भी सेल्स हो गई ट्रेड रिसीवेबल में उसका अमाउंट चला गया तो रियलाइज कैसे हो रहा है। तो इसमें दो कीवर्ड है, फीफो बेसिस पे यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बेसिस है, क्रोनोलॉजिकल बेसिस पे यानी जैसे फर्स्ट इनवॉइस जो है उसका पेमेंट पहले रियलाइज होना चाहिए, उसके बाद जो नेक्स्ट वाला है तो उस अकॉर्डिंग रियलाइजेशन हो रहा है नहीं हो रहा है। तो एंटिटी ने क्या इसके लिए फॉर्मेट अपनाया हुआ है उस रिस्पेक्ट में ऑडिटर एक बार चेक करेगा। नेक्स्ट है ड्यू बैलेंस कितना है ट्रेड रिसीवेबल का। अगर कुछ बैलेंस ड्यू है तो आपको ये एजिंग रिपोर्ट से ही पता चल जाएगा, जो सेकंड नंबर पॉइंट में था। और अगर कोई जो बैलेंस है काफी टाइम से यानी लॉन्ग टाइम से ड्यू है और अमाउंट भी बहुत मटेरियल है, बड़ा है, तो उस रिस्पेक्ट में एक बार ऑडिटर चेक करेगा प्रॉपरली। और जो हमारा लास्ट है एग्जिस्टेंस के रिस्पेक्ट में डायरेक्ट कंफर्मेशन वो लेगा कि प्रॉपरली जो भी ट्रेड रिसीवेबल है वो जेन्युइन है कि नहीं, ऑथेंटिक है कि नहीं है। तो इस रिस्पेक्ट में जो पूरा प्रोसीजर रहेगा स्टूडेंट हम SA 505 में डिटेल में कवर कर चुके हैं एक्सटर्नल कंफर्मेशन में। तो अब उस वाले SA के पॉइंट्स भी यहाँ पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा असर्शन रहेगा विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेड रिसीवेबल, वो रहेगा कंप्लीटनेस के रिस्पेक्ट में, यानी जितने भी ट्रेड रिसीवेबल के ट्रांजेक्शन है वो प्रॉपरली कंप्लीट है कि नहीं है। तो इस रिस्पेक्ट में सबसे पहला जो हमारा कीवर्ड रहेगा वो रहेगा कट ऑफ प्रोसीजर। तब कट ऑफ डेट क्या होती है, 31 मार्च, यानी जितनी भी सेल्स की ट्रांजेक्शन हुई है वो 31 मार्च तक की सारी एंट्रीज, सारे के सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो जाने चाहिए। तो ये जो कट ऑफ डेट तक के सारे ट्रांजेक्शन होते हैं तो वो कहलाते हैं कट ऑफ प्रोसीजर। ऑडिटर को एक बार देखना रहेगा ताकि ऑडिटर ये चेक कर पाए कि कोई भी अंडर स्टेटमेंट या ओवर स्टेटमेंट्स ऑफ सेल्स नहीं हुआ है। नेक्स्ट है हमारे टेस्ट इनवॉइसेस, यानी ऑडिटर एक बार सैम्पलिंग बेसिस पे इनवॉइसेस चेक कर लेगा, जितने भी इनवॉइसेस हुए हैं रेज हुए हैं वर्सेस उसको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट से चेक करेगा। अब सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट से चेक करने के बाद उसको ऑडिटर को ये पता चलेगा स्टूडेंट्स कि करेक्ट अमाउंट पे, करेक्ट पर्सन के पास, करेक्ट डेट पे और सारी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हुए हैं कि नहीं हुए हैं, वो एक बार सैम्पलिंग बेसिस पे उसको जरूर चेक करेगा। नेक्स्ट कंप्लीटनेस के लिए ऑडिटर चेक करेगा कि जितने भी इनवॉइसेस आए हैं उसको शिपिंग या डिस्पैच लॉग से, डिस्पैच की डेट क्या थी, शिपमेंट की डेट क्या थी वर्सेस इनवॉइस की डेट क्या है, तो उस हिसाब से ऑडिटर उसको चेक करेगा। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट कीवर्ड है जो यहाँ पे आपको केस सिनेरियो में अगेन पूछा जा सकता है, असेस करेगा ऑडिटर बिल एंड होल्ड सेल्स। अभी कीवर्ड है बिल एंड होल्ड। अब इसका मतलब ये होता है कि बिलिंग तो हो गई है, यानी एंटिटी ने किसी भी सेल्स की ट्रांजेक्शन की बिलिंग तो कर दी है, इनवॉइस रेज हो गया है, लेकिन होल्ड किया हुआ है उसको अभी तक, यानी जो गुड्स हैं वो डिस्पैच नहीं हुए हैं कस्टमर के पास, वो अभी तक बिलिंग होने के बावजूद भी जो गुड्स हैं वो एंटिटी की प्रेमाइसिस पे ऑन साइट रखे हुए हैं। तो अगर ऐसे कोई ट्रांजेक्शन है उस रिस्पेक्ट में ऑडिटर उसका रीजन पूछेगा और चेक करेगा कि जो भी बिलिंग हुई है वो जेन्युइन है कि नहीं है। अब नेक्स्ट है रिव्यू दी प्रोसेस ऑफ गिविंग डिस्काउंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी जितने भी डिस्काउंट दिए जा रहे हैं एंटिटी के द्वारा वो कंपनी की पॉलिसी के हिसाब से ही हैं कि नहीं, और कंपनी की पॉलिसी के साथ साथ जो इंडस्ट्री का, जिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में वो एंटिटी बिलोंग करती है तो उस इंडस्ट्री के ट्रेंड के अकॉर्डिंग है कि नहीं है, तो उसके सब पूरा ट्रेंड दिखेगी, ऑडिटर एक बार चेक करेगा वो जेन्युइन डिस्काउंट और इंसेंटिव दिए हुए हैं कि नहीं। लास्ट है हमारा विथ रिस्पेक्ट टू कंप्लीटनेस क्रेडिट मेमो देखेगा। तो क्रेडिट मेमो जितने भी एंटिटी ने इशू किए हुए हैं तो प्रॉपरली ऑथोराइज हैं कि नहीं है, और ऑथोराइजेशन के साथ साथ करंट पीरियड के हैं कि नहीं है, तो ये ऑडिट एक बार जरूर चेक करेगा। थर्ड असर्शन रहेगा हमारे वैल्यूएशन के रिस्पेक्ट में। तो वैल्यूएशन रिव्यू दी प्रोसेस फॉर अलाउंसेस ऑफ द डाउटफुल अकाउंट्स, यानी जितने भी डाउटफुल है ना डेट्स ना एंटिटी ने डाले हुए हैं तो वो लास्ट ईयर से क्या प्रोसेस था वर्सेस जो अभी का प्रोसेस है वो क्या है। तो जो लास्ट ईयर का और करंट ईयर का प्रोसेस है कंसिस्टेंट होना चाहिए, कुछ भी इसमें वेरिएशन नहीं होना चाहिए। तो एक बार ऑडिटर वो जो प्रोसेस है वो एक बार ना कंफर्म करेगा और कंपेयर करेगा। ऑब्टेन द लिस्ट ऑफ द डेटर्स अंडर लिटिगेशन, यानी अगर किसी ट्रेड रिसीवेबल के रिस्पेक्ट में कुछ ना लिटिगेशन, कुछ डिस्प्यूट चल रहा है तो उसके बारे में जरूर एक बार ऑडिटर पूछेगा।
और नेक्स्ट है स्क्रूटिनाइज एंड एनालाइज, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ऐसे जैसे फर्स्ट पॉइंट में हमने पढ़ा कि जितने भी डाउटफुल डेट्स हैं उस रिस्पेक्ट में एंटिटी ने ऑलरेडी बना रखे हैं। जो थर्ड वाला पॉइंट है वैल्यूएशन के रिस्पेक्ट में, ऑडिटर खुद स्क्रूटिनाइज करेगा, एनालाइज करेगा जो ऑडिटर के हिसाब से अपीयर टू बी डाउटफुल, यानी ऑडिटर को ऐसा लग रहा है कि कुछ ट्रेड रिसीवेबल का जो रियलाइजेशन है वो मुश्किल है आना। तो अगर ऑडिटर को ऐसा कुछ लगता है जो कुछ डेटर्स हैं वो अपीयर टू बी डाउटफुल है लेकिन मैनेजमेंट ने उसको प्रोविजन में ऐड नहीं किया है, तो ऑडिटर इस रिस्पेक्ट में एंटिटी के मैनेजमेंट से एक बार ना डिस्कस करेगा और पूछेगा कि इसको ना प्रोविजन में क्यों नहीं डालना है। नेक्स्ट पॉइंट है चेक इफ द प्रोविजंस आर मेड, यानी जो भी डाउटफुल बैड डेट्स के रिस्पेक्ट में प्रोविजन बने हुए हैं वो प्रॉपरली रियलाइजेशन के अकॉर्डिंग प्रॉपरली रेट पे बने हुए हैं कि नहीं बने हुए हैं। और इसमें लास्ट पॉइंट है वैल्यूएशन के रिस्पेक्ट में प्रिपेयर अ शेड्यूल ऑफ मूवमेंट ऑफ बैड डेट्स, यानी कितने के अमाउंट का बैड डेट्स हो सकता है उस रिस्पेक्ट में ऑडिटर एक बार चेक करेगा। लास्ट है ट्रेड रिसीवेबल के रिस्पेक्ट में डिस्क्लोजर। तो डिस्क्लोजर में मेन कीवर्ड है AS11। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जितना भी अगर कुछ फॉरेन करेंसी के ट्रेड रिसीवेबल है, तो क्योंकि फॉरेन करेंसी जो चेंज होती रहती है, फ्लक्चुएट होती रहती है, तो जो वैल्यूएशन है उसका जो डिस्क्लोजर है उस अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, रीस्टेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है अकाउंट्स में। तो AS11 की जितनी भी रिक्वायरमेंट है वो फॉलो होनी चाहिए। डिस्क्लोजर ऑफ द रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन के रिस्पेक्ट में AS18 और इंड AS24 के अकॉर्डिंग डिस्क्लोजर होना चाहिए। और इसके अलावा जो भी कारों की शेड्यूल 3 की रिक्वायरमेंट है वो सारी की सारी जितनी भी डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे ट्रेड रिसीवल के रिस्पेक्ट में कंप्लाई होनी चाहिए। अब स्टूडेंट नेक्स्ट हमारा असेट साइड का आइटम रहेगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो इसमें सबसे पहला असर्शन रहेगा एग्जिस्टेंस के रिस्पेक्ट में, यानी कैश एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये सबसे बेस्ट इसका तरीका रहता है सरप्राइज चेक करना, यानी विदाउट कोई इन्फॉर्मेशन दिए ऑडिटर को कैश चेक करना रहेगा। और अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें सरप्राइज चेक में ये है कि केवल लास्ट डेट में यानी 31 मार्च तक का ही नहीं, उसके बाद भी ऑडिटर को एक बार वापस से सरप्राइज चेक कैश का करना रहेगा ताकि कोई भी इसमें कुछ डिफरेंस मिले तो ऑडिटर उसको नोट कर सके। और नेक्स्ट असर्शन रहेगा कंप्लीटनेस के रिस्पेक्ट में, यानी कैश जितना भी है कंप्लीटेड रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं हुआ है। तो अगर एक से ज्यादा कैश के बैलेंस है, यानी कैशियर का अलग बैलेंस है, पैटी कैशियर अलग है, ब्रांच कैशियर इम्प्रेस्ड का बैलेंस अलग अलग मेंटेन किया हुआ है, तो ऑडिटर को साइमल्टेनियसली यानी सब के सब बैलेंस जो इकट्ठे चेक करने पड़ेंगे। और नेक्स्ट इसमें है कंप्लीटनेस के रिस्पेक्ट में टेस्ट एंट्रीज फ्रॉम दी रफ कैश बुक। अगर कोई रफ कैश बुक मेंटेन हो रही है तो उसको ऑडिटर को एक बार क्रॉस चेक करना रहेगा, कंपेयर करना रहेगा एक्चुअल कैश बुक से, यानी जितने भी रफ कैश बुक में फिगर आ रहे हैं वर्सेस एक्चुअल कैश बुक में क्या फिगर आ रहे हैं, तो उसमें कोई फर्क तो नहीं है। नेक्स्ट है कैश सेंसिटिविटी एनालिसिस। इसका मतलब ये है मंथली ऑडिटर कैश की रिसीट्स कितनी आ रही है, कैश का पेमेंट कितना आ रहा है, तो उसको मंथली बेसिस पे चेक करेगा। और अगर मंथ वाइज उसमें कुछ डेविएशन कुछ डिफरेंस मिलता है तो उसको ट्रेंड देखेगा कि पिछले महीने का ट्रेंड क्या था कैश की रिसीट्स का और पेमेंट का वर्सेस अगले महीने का क्या है, पिछले महीने का क्या है। और कुछ भी अगर डिफरेंस वेरिएशन मिलता है तो मैनेजमेंट से ऑडिटर डिस्कस करेगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है BRS यानी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑडिटर चेक करेगा। BRS में स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर कोई भी चेक 3 महीने या उससे ज्यादा का पुराना है तो वो स्टेल चेक कहलाता है, यानी वो फिर आगे यूज नहीं हो सकता। तो उस रिस्पेक्ट में ऑडिटर को करना पड़ेगा क्योंकि वो अब स्टेल चेक हो रखा है, तो उसमें सेम शुड नॉट बी अपीयर इन द BRS क्योंकि उसका कोई अब वैल्यू ही नहीं है। तो वो सारे की जो भी ट्रांजेक्शन है वापस लाइबिलिटी साइड में एड बैक हो जाने चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और नेक्स्ट है कैश के रिस्पेक्ट में ही डायरेक्ट कंफर्मेशन प्रोसीजर ऑडिटर अपनाएगा, यानी बैंक से और कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है इसके अलावा जहाँ पे एंटिटी के अकाउंट है तो उस रिस्पेक्ट में उस डायरेक्ट बैंक से या एंटिटी से ऑडिटर एक बार कंफर्मेशन लेगा कि बैलेंस क्या है। और नेक्स्ट असर्शन रहेगा वैल्यूएशन विथ रिस्पेक्ट टू कैश। तो ऑडिटर क्या करेगा, वैल्यूएशन का सारे के सारे बैंक अकाउंट चेक करेगा जितने भी फॉरेन करेंसी में मेंटेन हो रहे हैं, तो एप्लीकेबल FRF फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग क्या उसका एक्चुअल बैलेंस होना चाहिए 31 मार्च पे और क्या उन्होंने रिकॉर्डिंग कर रखी है। तो क्लोजिंग बैलेंस प्रॉपर क्लोजिंग एक्सचेंज रेट के अकॉर्डिंग ही वैल्यूएशन उसका होना चाहिए इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। लास्ट है डिस्क्लोजर के रिस्पेक्ट में जितने भी शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट है, कैश मतलब अलग बैंक के बैलेंस अलग, तो उस अकॉर्डिंग ही उसका डिस्क्लोजर होना चाहिए। अब नेक्स्ट देखिए इन्वेंट्री के रिस्पेक्ट में SA501 की सारी रिक्वायरमेंट अब यहाँ पे लिख सकते हैं। अब इसमें सबसे पहला जो रहेगा एग्जिस्टेंस के रिस्पेक्ट में जो इन्वेंट्री काउंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है स्टूडेंट्स वो मैनेजमेंट की रहती है। तो ऑडिटर को केवल रिव्यू करना है कि मैनेजमेंट का प्लान क्या है विथ रिस्पेक्ट टू परफॉर्मिंग इन्वेंट्री काउंट, और जितने भी कंसाइनमेंट बेसिस के गुड्स हैं वो इन्वेंट्री काउंट से सेग्रीगेट करवाने हैं। ऑडिटर को पार्टिसिपेट करना है इन्वेंट्री काउंट में जो भी मैनेजमेंट करवा रहा है। और इसके अलावा सैम्पलिंग बेसिस पे एक बार इन्वेंट्री चेक करनी है और कुछ अगर वेरिएंस मिलता है इस इन्वेंट्री काउंट में तो वो उसको इन्वेस्टिगेट करना है। और अगर कुछ इन्वेंट्री थर्ड पार्टी के पास रखी हुई है तो उसको एक्सक्लूड करवाना है एंटिटी की फिजिकल इन्वेंट्री काउंट से। इसके अलावा कंप्लीटनेस में ऑडिटर को सबसे पहले देखना है कि एनालिटिकल प्रोसीजर यानी एंटिटी का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वर्सेज जो एवरेज इन्वेंट्री है उसका रेशियो क्या आ रहा है, उसका परसेंटेज क्या है, इन्वेस्ट इन और इंडस्ट्री का रिस्पेक्ट में परसेंटेज क्या है,
और इसके अलावा ट्रेंड एनालिसिस क्या है अदर इंडस्ट्री से, तो इसको ऑडिटर एक बार चेक करेगा। नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन चेक करेगा, यानी जो फिगर्स के अलावा है, यानी वेट्स क्या है, मेजरमेंट क्या है इन्वेंट्री का, कट ऑफ टेस्ट यानी 31 मार्च तक के सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हुए हुए नहीं हुए हैं, तो इस रिस्पेक्ट में ऑडिटर चेक करेगा। टैगिंग ऑफ इन्वेंट्री पर्टिकुलर प्रॉपर्ली की हुई है कि नहीं की हुई है, क्लैरिकल यानी जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है विथ रिस्पेक्ट टू इन्वेंट्री प्रॉपर है कि नहीं है। रिकंसिलिएशन का मतलब है कि जो एक्चुअल फिजिकली इन्वेंट्री शो हो रही है वर्सेज जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री की हुई है वो प्रॉपर है कि नहीं है, उसमें कुछ डेविएशन तो नहीं है। कंसाइनमेंट गुड्स जो है वो अलग हो जाने चाहिए। तो इस रिस्पेक्ट में एक बार ऑडिटर कंप्लीटनेस चेक करेगा इन्वेंट्री की। लीगल राइट्स क्या है, ओनरशिप क्या है, एंटिटी की ही ओनरशिप है, एंटिटी का ही राइट है उस रिस्पेक्ट में उस पे इन्वेंट्री पे, तो उसके लिए ऑडिटर सबसे सिंपल सी बात है परचेज ना, जो भी परचेज की इनवॉइस है वो चेक करेगा। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट चेक करेगा। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स का मतलब परचेज रिक्विजिशन, परचेज ऑर्डर हो गया, कुछ रिसीविंग रिपोर्ट हो गई है, जैसे गुड्स रिसीविंग जीआरएन होता है, नोट होता है, और जो इनवॉइस है वो चेक करेगा ही करेगा। कंफर्मिंग द इन्वेंट्री हेल्ड बाय द थर्ड पार्टी, यानी जो भी एंटिटी की इन्वेंट्री किसी थर्ड पार्टी के पास रिस्पेक्ट है ना रखी हुई है, तो उस रिस्पेक्ट में ऑडिटर उस थर्ड पार्टी के लेटर हेड पे उनसे एक साइन डिक्लेरेशन लेगा कि कितने अमाउंट की इन्वेंट्री रखी हुई है। और रिव्यूइंग द क्लाइंट कॉरेस्पॉन्डेंस एंड द रिकॉर्ड्स, यानी जितने भी उनके रिकॉर्ड्स हैं तो प्रॉपर्ली एक्यूरेट बने हुए कि नहीं बने हुए हैं, वो एक बार ऑडिटर लीगल ओनरशिप चेक करने के लिए चेक करेगा। वैल्यूएशन के रिस्पेक्ट में चेक करेगा कि प्रॉपर्ली वैल्यूएशन मेथड सही अपनाया हुआ है कि नहीं है ना, अपनाया हुआ है, फीफो है, वेटेड एवरेज बेसिस पे। और जितनी भी डैमेज इन्वेंट्री है इसको यूज नहीं हो सकता, ऑब्सोलीट है, तो उस रिस्पेक्ट में नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे ही उसका वैल्यूएशन होना चाहिए, वो ऑडिटर एक बार देखेगा। और नेक्स्ट पॉइंट भी सेम है, एनआरवी बेसिस पे उसका वैल्यूएशन होना चाहिए जब वो डैमेज हो चुकी है। और जितनी भी, ये लास्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि कॉस्टिंग क्या है उसकी वर्सेस करंट प्राइसेस क्या है, तो अगर इन्वेंट्री की कॉस्ट में और करंट प्राइस में बहुत ज्यादा डेविएशन है तो उस रिस्पेक्ट में एक बार ऑडिटर उसका वैल्यूएशन डिस्कस जरूर करेगा मैनेजमेंट से। डिस्क्लोजर जितना भी है शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग होना चाहिए इन्वेंट्री का। नेक्स्ट देखिएगा, प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट के एग्जिस्टेंस के रिस्पेक्ट में सबसे पहले ऑडिटर मैनेजमेंट का प्लान क्या है विद रिस्पेक्ट टू फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट वो देखेगा। इस प्लान की पीरियोडिसिटी क्या होगी, एनुअल बेसिस पे होगा, ट्वाइस अ ईयर होगा, थ्राइस अ ईयर होगा, तो वो ऑडिटर एक बार चेक करेगा। और जो भी फिजिकल वेरिफिकेशन की रिपोर्ट होगी वो उसको गो थ्रू करेगा, यानी कुछ अगर वेरिएशन मिला है, कुछ रिकंसिलिएशन उसको करना है, पीपी रजिस्टर वर्सेज जो एक्चुअल फिजिकल वेरिफिकेशन की रिपोर्ट है, अगर उसमें कुछ डिस्क्रिपेंसी है तो वो ऑडिटर इसमें एक बार गो थ्रू करेगा। नेक्स्ट रहेगा विथ रिस्पेक्ट टू कंप्लीटनेस के रिगार्डिंग ऑर्डर अर्थमेटिकल एक्यूरेसी क्या है पीपी की, वो एक बार चेक करेगा, यानी ओपनिंग बैलेंस क्या था, एडिशंस क्या हुए हैं, डिलीशन क्या हुए हैं, और क्लोजिंग बैलेंस प्रॉपर्ली रिफ्लेक्ट कर रहा है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, नहीं। अब डिलीशन के रिस्पेक्ट में स्टूडेंट्स यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑडिटर को ये ध्यान रखना है कि जो भी डिलीशन हुआ है, जो भी डिस्कार्ड हुए हैं पीपी, वो प्रॉपर्ली उसका रीजन क्या था और प्रॉपर्ली ऑथोराइज्ड है कि नहीं है बाय अ कॉम्पिटेंट पर्सन। और इसमें एक डिस्कार्ड नोट ऑन डिस्पोजल जरूर यहाँ पे दिया जाता है, जो ऑथोराइज पर्सन ही देता है, तो उसका मैनर ऑफ डिस्पोजल क्या था, रीजन फॉर डिस्पोजल, रैशनल फॉर डिलीशन यानी कारण क्या था, वो ऑडिटर को एक बार जरूर इसमें गो थ्रू करना रहेगा, मैनेजमेंट से डिस्कस करना रहेगा। वैल्यूएशन के रिस्पेक्ट में डेप्रिसिएशन की जो रेट है वो प्रॉपर है कि नहीं है, डेप्रिसिएशन किस मेथड से लग रहा है, यानी स्ट्रेट लाइन मेथड है, डब्ल्यूडीवी है, और अगर AS 28 के अकॉर्डिंग कोई इम्पेयरमेंट का इम्पेयरमेंट अगर लग रही है तो इम्पेयरमेंट प्रॉपर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो वो ऑडिटर इसमें चेक करेगा। राइट्स और ऑब्लिगेशन इन जितने भी पीपीई हैं वो एंटिटी को ही बिलोंग करते हैं, तो इस रिस्पेक्ट में लीगल ओनरशिप क्या है। अब लीगल ओनरशिप के लिए सिंपल सी चीज हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि परचेज इनवॉइस ऑडिटर जरूर देखेगा। और अगर लैंड और बिल्डिंग की बात हो रही है तो उसमें यहाँ पे आते हैं कन्वेंस डीड और सेल डीड, ऑडिटर एक बार चेक करेगा इसमें कोई वो एंटिटी के नाम पर ही है प्रॉपरली जो भी लैंड एंड बिल्डिंग है, जो भी प्रॉपर्टीज हैं। और इसके अलावा अगर कुछ प्रॉपर्टीज अगर आगे लोन लेने के लिए आगे उन्होंने बोरिंग के लिए दे रखी है सिक्योरिटी, तो ऑडिटर उसको जिस भी पार्टी के पास, जैसे बैंक के पास या किसी थर्ड पार्टी के पास वो लोन के लिए दी हुई है, तो ऑडिटर उनसे कंफर्मेशन जरूर लेगा कि उनके पास कितने की ना कौन सी बिल्डिंग्स रखी हुई है, कौन सी प्रॉपर्टीज रखी हुई है, तो वो एक बार ऑडिटर चेक करेगा। नेक्स्ट है रजिस्टर ऑफ चार्ज, यानी किसी प्रॉपर्टी पे अगर चार्ज क्रिएट किया हुआ है तो उसका एक बार रजिस्टर ऑफ चार्ज से ऑडिटर क्रॉस चेक करेगा। नेक्स्ट है डिस्क्लोजर। डिस्क्लोजर जितने भी पीपी के शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग होना चाहिए, और कारों की रिक्वायरमेंट हमने कवर की हुई है तो उस अकॉर्डिंग इसका डिस्क्लोजर होना चाहिए। अब यहाँ पे डिस्क्लोजर में मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर रिवैल्यूएशन हुआ है पीपीई का, तो रिवैल्यूएशन अगर जो है 10% या उससे ज्यादा है ऑफ द नेट कैरिंग वैल्यू और ईच क्लास ऑफ द असेट,
तो वो रीवैल्यूएशन अगर 10% से ज़्यादा है तो वो भी अलग से डिस्क्लोज करना पीपीई का इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक और दो और कीवर्ड यहाँ पे इंपॉर्टेंट दिए हुए हैं विद रिस्पेक्ट टू पीपीई, यानी कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का एजिंग शेड्यूल। एजिंग शेड्यूल मतलब कितने कितने टाइम तक का कितना काम हो गया है। और नेक्स्ट है कंप्लीशन शेड्यूल। अब कंप्लीशन शेड्यूल कब देना रहता है कि जब कंप्लीशन जो है, जैसे 18 महीने में पूरा होना था लेकिन उसमें और ज़्यादा 18 महीने से भी ज़्यादा टाइम लग गया, तो जब वो कंप्लीशन शेड्यूल से ओवर ड्यू हो गया है तो तब कंप्लीशन शेड्यूल ना एंटिटी को देना रहता है। और यहाँ तो टाइम पीरियड अगर अपने तय समय पे ही चल रहा है लेकिन उसकी कॉस्ट जो है वो ओरिजिनल प्लान में, जैसे अगर बात हुई थी 50 लाख, लेकिन अभी उसका ना काम हो गया है अप्रोक्स वो 80 लाख क्रॉस हो चुकी है, तो अपनी कॉस्ट से अगर उसका आगे बढ़ गया है जो उसका एक्सपेंसेस थे, या फिर जो टाइम पीरियड था अपने टाइम पीरियड को उसने कंप्लीशन को क्रॉस कर लिया है, तो इन दोनों ही केसेस में कंप्लीशन शेड्यूल एंटिटी को देना कंपलसरी है। और एजिंग शेड्यूल तो आपने पढ़ा हुआ ही है, यानी कितना कितना टाइम तक कितना काम हो चुका है। तो ये था पीपी के रिस्पेक्ट में। अब नेक्स्ट देखिएगा स्टूडेंट, इंटेंजिबल एसेट्स। अब इंटेंजिबल एसेट्स में क्या क्या जाता है, गुडविल आ गया, ना अपना ब्रांड आ गया, ट्रेडमार्क आ गया, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आ गए। तो उसके एग्जिस्टेंस के रिस्पेक्ट में अब सिंपल सी बात है, ये फिजिकल फॉर्म में तो दिखते नहीं है, तो इसका एग्जिस्टेंस ऑडिटर ऐसे चेक करेगा कि वो एक्टिवली यूज हो रहे हैं एंटिटी के ऑपरेशंस में। नेक्स्ट, कंप्लीटनेस के रिस्पेक्ट में ऑडिटर रिकंसाइल करेगा इंटेंजिबल असेट्स का मूवमेंट विद द बुक्स ऑफ अकाउंट्स फिगर्स। अब मूवमेंट का मतलब ओपनिंग बैलेंस कितना था, कितना एडिशन हुआ है इंटेंजिबल असेट्स में, कितना डिलीशन हुआ है, और क्लोजिंग बैलेंस कितना बच रहा है, उसको रिकंसाइल करेगा। नेक्स्ट पॉइंट मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, केस सिनेरियो में पूछा जा सकता है। ऑडिटर को ये इंश्योर करना रहेगा कि जितना भी एडिशन हुआ है इंटेंजिबल असेट्स की वैल्यू में, तो AS 26 के क्राइटेरिया को फुलफिल करने के बाद ही वो एडिशन उन्होंने डाला है। नेक्स्ट ऑर्डर ये चेक करेगा जितना भी रिसर्च फेज में कॉस्ट और एक्सपेंसेस इनकर हुए हैं वो एक्सक्लूड करना है इंटेंजिबल कॉस्ट के, उसको इंटेंजिबल असेट्स में उसको इंक्लूड नहीं करके उसको एक्सक्लूड करना है। और नेक्स्ट ऑर्डर ये देखिएगा, चेक द रैशनल अप्रूवल ऑफ द डिलीशन, यानी एडिशन के रिस्पेक्ट में हमने देख लिया, अब डिलीशन के रिस्पेक्ट में डिलीशन का रीजन क्या था, रैशनल क्या था, किसने ऑथोराइज किया है, और उसका मेथड क्या है डिलीशन का। तो ये ऑर्डर एक बार पूरा गो थ्रू करेगा कंप्लीटनेस वाले असर्शन में। वैल्यूएशन के रिस्पेक्ट में ऑर्डर ये चेक करेगा कि अमोर्टाइजेशन किस तरीके से हो रहा है, उसका मेथड क्या है, एक्सपेक्टेड बेनिफिट कितना था इंटेंजिबल असेट्स का वर्सेस अमोर्टाइजेशन का एक्सपेंस कितना आ रहा है, और जितना भी मैनेजमेंट का इम्पेयरमेंट का असेसमेंट है, वो जो असेसमेंट है वो AS 28 के अकॉर्डिंग है कि नहीं है, ये ऑडिटर वैल्यूएशन के रिस्पेक्ट में देखेगा। नेक्स्ट है राइट्स और ऑब्लिगेशन। तो जितने भी एक्सपेंसेस हैं, जितने भी परचेज के कॉन्ट्रैक्ट है इंटेंजिबल एसेट्स के रिस्पेक्ट में, वो एंटिटी के नाम पर ही है, यानी एंटिटी का उसके ऊपर लीगल ओनरशिप है। नेक्स्ट लास्ट अपना डिस्क्लोजर के रिस्पेक्ट में शेड्यूल 3 की डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो रही है कि नहीं हो रही है इंटेंजिबल एसेट्स के रिस्पेक्ट में। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, लास्ट पॉइंट है लोन और एडवांसेस। जो कंपनी ने आगे किसी थर्ड पार्टी को लोन प्रोवाइड करवाए हैं, तो एग्जिस्टेंस के रिस्पेक्ट में सिंपल सी चीज है, SA 505 के अकॉर्डिंग डायरेक्ट कंफर्मेशन प्रोसीजर ऑडिटर लेगा। कंप्लीटनेस के रिस्पेक्ट में कंपेयर करेगा एडवांसेस को, जितना लेजर में बैलेंस बोल रहा है, लोन का एग्रीमेंट कुछ है, अगर कुछ मीटिंग से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग्स हुई है, मीटिंग से उसके मिनट्स देखेगा, अप्रूवल की क्या लिमिट थी, कौन सा पर्सन ऑथराइज था इस ट्रांजेक्शन को अप्रूव करने के लिए, और अगर कुछ रिलेटेड पार्टी को लोन दिया हुआ है तो उस रिस्पेक्ट में क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, और कंफर्म करेगा ऑडिटर लोन के एक्नॉलेजमेंट, सिक्योरिटी डिपॉजिट के रिस्पेक्ट में, और इंटरेस्ट और रीपेमेंट के शेड्यूल के रिस्पेक्ट में क्या टर्म्स है, प्रॉपर्ली कंप्लीटली वो कंप्लाई की हुई है कि नहीं की हुई है। वैल्यूएशन के रिस्पेक्ट में ऑडिटर कंपेयर करेगा, एजिंग रिपोर्ट देखेगा लोन और एडवांस की, और देखेगा कि एंटिटी का प्रोसेस क्या है फॉर द अलाउंसेस फॉर द डाउटफुल अकाउंट, यानी एंटिटी किस अकॉर्डिंग डिसाइड करती है कि कौन से लोन और एडवांसेस अब डाउटफुल कैटेगरी में जाने चाहिए। और ऑडिटर खुद ही पहले सेकंड पॉइंट में तो ऑडिटर देख रहा है कि एंटिटी का प्लान क्या है, थर्ड पॉइंट में ऑडिटर ये देख रहा है कि ऑडिटर के अकॉर्डिंग कौन से ऐसे लोन और एडवांसेस की ट्रांजेक्शन है जो डाउटफुल कैटेगरी में जाने चाहिए और उसको ना एक्सक्लूड करना चाहिए, और उसको बिल्कुल डाउटफुल मान के आगे उसको एक्सक्लूड कर देना चाहिए। तो ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसी कौन सी ट्रांजेक्शन है, तो वो एक बार ऑडिटर इसमें मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करेगा। नेक्स्ट, जो भी राइट ऑफ करने वाले हैं ट्रांजेक्शन, उसको राइट ऑफ करेंगे, जितना अमाउंट राइट ऑफ होना चाहिए, यानी अब वो आ नहीं सकता, उसको हटा देना चाहिए, उसको एक्सपेंस ट्रीट कर देना चाहिए। जितने भी लोन और एडवांसेस थे और जितने भी राइट ऑफ के ट्रांजेक्शन अप्रूव हुए हैं, वो प्रॉपरली ऑथराइज पर्सन के द्वारा ही, सीनियर अथॉरिटी ने ही उसको अप्रूव किया है, उसके बाद ही वो एक्सपेंस ट्रीट हुआ है, तो वो ऑडिटर एक बार उसका प्रोसीजर देखेगा। और जितने भी अगर फॉरेन करेंसी के ट्रांजेक्शन है, लोन और एडवांसेस है, तो उसका रीस्टेटमेंट AS 11 के अकॉर्डिंग हुआ है कि नहीं हुआ है, और जितनी भी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग वो प्रॉपरली कंप्लाई हो रही है कि नहीं हो रही है, ये ऑडिटर इसमें देखेगा। तो ये स्टूडेंट, ये था हमारा असेट साइड का पूरा कैसे ऑडिट प्रोसीजर ऑडिटर लेगा, और नेक्स्ट पार्ट में हम लाइबिलिटी साइड करेंगे। सो थैंक यू।